आगे जो नेक्स्ट रूलर है, तो आज का हमारा लेक्चर स्लेव डायनेस्टी की कंटिन्यूटी है। इसमें हम क्रॉनिकल्स की बुक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सतीश चंद्र की अब ही ये चैप्टर वाइंड अप कर दिया जाएगा इसी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये कहा था कि बहराम शाह गद्दी पर बैठा दिया गया और रजिया सुल्ताना का पतन हो गया। कैथल में जंगलों में कुछ बैंडिट्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो अब हम बहराम शाह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि कौन है ये बहराम शाह और किस तरह से ये काम कर रहे थे। बहराम शाह इल्तुतमिश के बेटे हैं और रजिया सुल्ताना के भाई हैं और इन्हीं को कॉन्स्पिरेसी हैच करके रजिया सुल्ताना के खिलाफ तुर्कान चहलगानियों द्वारा बैठाया गया था गद्दी पे। तो ये बहराम शाह है। बहराम शाह के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक बलबन नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। बहराम शाह का समय कब से कब तक है, क्योंकि 3 साल का शासन था रजिया सुल्ताना का, 1236 से 1239 तक। तो ये 1239 के बिल्कुल लेटर पीरियड से 1242 तक गद्दी पर रहेंगे। ऑल इन ऑल इनका रूलिंग पीरियड लगभग रहा 2 साल का, जिसमें कुछ भी उस स्तर पर ढंग का कार्य नहीं हुआ। एक घटना होती है इनके समय में, 1241 के दौरान आक्रमण होगा मंगोल्स का, और इस आक्रमण को समझने का हमें प्रयास करना होगा। जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, दिल्ली सल्तनत की 13वीं सदी यानी कि 1206 से 1290 का ये जो दौर है पूरी तरह से घिरा हुआ है मंगोल आक्रमण से। और ये मेंस का एक पूरा एक क्वेश्चन है कि 13वीं सेंचुरी में मंगोल मेनेस ने कैसे प्रभावित किया दिल्ली सुल्तानों को उभरने से। 13वीं सेंचुरी में मंगोल मेनेस ने, त्रासदी ने कैसे दिल्ली सुल्तानों को उभरने से प्रभावित किया, तो उसको समझते रहो और लिखते रहना। समझिए एक कहानी को। 1221 में बहुत ही सहज बूझ के साथ इल्तुतमिश ने टाल दिया एक संकट जो मंगोलों का था। जलालुद्दीन शाह जो ख्वारिज्मी एम्पायर का था, भारत में शरण चाहता था। तो होगा क्या, जरा भारत को समझिए। देखिए, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इन्वेडर्स के लिए। इंडिया को नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट कहीं से भी कभी किसी फॉरेन इन्वेडर्स का खतरा नहीं रहा। खतरा रहा तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि यहां पर बहुत सारे माउंटेन पास हैं और इन माउंटेन पास की वजह से जो आउटसाइडर्स हैं उनका इन्वेजन पॉसिबल हो जाता है। अब इन माउंटेन पासेस में एक जगह बनती है बहुत इंपॉर्टेंट। वो जगह है अफगानिस्तान में काबुल से कंधार तक का इलाका। ये काबुल कंधार बेल्ट जो है, इसको बहुत जबरदस्त वे में टैप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल चारों दिशाओं में पर्वत हैं। एक ओपनिंग बहुत स्ट्रांग है, इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो इसके आगे रास्ता खुलता है फिर पंजाब के और सिंध के फर्टाइल इलाकों का। तो पंजाब और सिंध घाटी में पहुंचा जा सकता है काबुल कंधार के बीच के रास्तों से होकर के। तो अगर आप हिंदू कुश पर्वतों का फायदा उठाना चाहते हैं तो काबुल कंधार को चोक करके रखो ऑलवेज। इसलिए जब तक भारत में सलामती से जीवन जीना चाहते हैं, काबुल कंधार बस में रखना जरूरी है। इसलिए अफगानिस्तान डे 1 से स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब होता क्या है, काबुल कंधार वाला ये जो इलाका है, सेंट्रल एशिया में एक बहुत ही स्ट्रांग पावर खड़ी हुई ख्वारिज्म। ये ख्वारिज्म के रूलरों ने काबुल कंधार कंट्रोल में ले लिया और इल्तुतमिश इस भय को भांप चुका था, इसलिए उसने बहुत तेजी से चढ़ाई की है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और 2 रूलर्स, नसीरुद्दीन कुबच्चा सिंध एंड मुल्तान वाला और ताजुद्दीन याल्दौज जो कि गजनी से था, इन दोनों के बीच की आपसी फाइट्स पंजाब को लेके ने इनको वीक कर दिया। इसका फायदा सीधा उठाया इल्तुतमिश ने। तो उसने ताजुद्दीन याल्दौज को पहले बीट किया और फिर उसने नसीरुद्दीन कुबच्चा को बीट किया। तो पंजाब का एरिया अपने लिए सिक्योर किया, क्योंकि पंजाब में ही बहती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट नदियां, जैसे कि इंदस हुआ करती थी और इंदस के नीचे झेलम आ जाएगी, चेनाब आ जाएगी, नीचे रावी आ जाएगी, फिर ब्यास आ जाएगी और फिर अल्टीमेटली सतलुज आ जाएगी।
ये पंजाब का इलाका सारा भारत और पाकिस्तान का मिला करके। तो कुल मिलाकर के इसको सिक्योर किया इल्तुतमिश ने। बट अब अल्टीमेटली हुआ क्या, जब ख्वारिज्मियों ने कंट्रोल किया काबुल कंधार, तो ऊपर से आक्रमण मंगोलों का होगा। अब मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने काबुल कंधार और ये एरिया कंट्रोल में ले लिया। ख्वारिज्मी रूलर जो अभी प्रिंस था जलालुद्दीन शाह, वो भारत की तरफ दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए। युद्ध में परास्त होने के बाद वो बैटल हार चुका था, और जब वो भारत की तरफ दौड़ा है तो वो अल्टीमेटली आ चुका है झेलम नदी तक। वो अल्टीमेटली आ चुका है झेलम नदी तक। तो यहां पर खड़ा है वो आकर के, और झेलम के ऊपर इंदस रिवर जो है, यहां पर आकर के खड़े हैं मंगोल और उसको सर्च कर रहे हैं। पता नहीं इंदस पे आने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बनाया। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण बताया जाता है मौसम इंडिया का, वेदर कंडीशंस उनके लिए कंपैटिबल नहीं थी, बहुत ही मॉइस्ट एंड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट था, इसकी वजह से वो वहां से वापस मुड़े। दूसरा कंडीशन ये था कि अब तक के उनके जीते हुए इलाके वो उन पे फोकस करना चाहते थे। जो अभी अभी उन्होंने ख्वारिज्मी एम्पायर जीता है, उनको था कि हमें इसे स्ट्रेंथन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो इसकी वजह से वो इंदस से आगे नहीं, लेकिन उन्होंने बार बार झेलम तक आकर के ढूंढने का प्रयास किया जलालुद्दीन शाह को। तो इंदस तक का इलाका तो हमारे हाथों निकल ही गया है। तो अब इंडिया का फ्रंटियर इल्तुतमिश के समय में ही झेलम पे बन गया है। इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहां स्टेब्लिश हो गया, झेलम पे। हम कहां से सिमट के काबुल कंधार से इंदस, इंदस से झेलम आ चुके हैं। हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर छोटा हो चुका है। यह 1221 के मंगोल आक्रमण की कहानी है। 1227 1227 एडी में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है, और चंगेज खान के आगे के प्रोविंसेस डिवाइड हो जाते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट सन्स में, बेटों के बीच में। इसकी वजह से अब सभी अपने अपने एरिया को कंसोलिडेट करने में लगे हुए हैं, जिनमें से जो नेक्स्ट मेन रूलर है जिसका नाम है बाटू खान। बाटू खान 1240 के अराउंड अग्रेसिवली अपने आप को आगे प्रोग्रेस करेगा। किस एरिया की तरफ, रशिया की तरफ। तो बाटू खान है जो रशिया को कंट्रोल में लेगा। क्लियर है ये बात। लेकिन इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है, और वो सिचुएशन कौन सी है, 1241 में एक कमांडर है, जर्नैल है मंगोलों का, जिसके पास है गजनी, घूरी और तुर्किश इलाका। तो गजनी का इलाका, तुर्किश इलाका, घूर का इलाका, सारा अफगानिस्तान का बेल्ट उस जर्नैल के हाथों, उस कमांडर के हाथों है, जिसका नाम है तायर बहादुर। तायर बहादुर, ये तायर बहादुर भारत पर आक्रमण करता है 1241 में, और इस समय में गद्दी पे कौन बैठा है, बैरम शाह। बैरम शाह गद्दी पे बैठा है। 1241 में मंगोलों का कमांडर तायर बहादुर भारत पे जब आक्रमण करता है तो उसकी इतनी जरूरत हुई है कि वो सीधा सीधा झेलम के कंढे सीधा लाहौर नद तक पहुंच चुका है, पंजाब तक। लाहौर के गवर्नर ने बार बार रिक्वेस्ट करा दिल्ली को कि मुझे रीइंफोर्समेंट दी जाए, मंगोलों का आक्रमण हो गया। लेकिन दिल्ली पूर्ण रूप से लिप्त था अपनी इंट्रीग्स, अपनी कंट्रोवर्सीज और नए नए राजा चढ़ाने और उतरवाने के चक्करों में। इन्होंने लाहौर के गवर्नर को रीइंफोर्समेंट नहीं भेजा। लाहौर जम के लूटा गया ताहिर बहादुर के द्वारा, और लाहौर मंगोलों के द्वारा सैक कर लिया गया। अब इंडिया का फ्रंटियर कहां तक चला गया है, सीधा सीधा झेलम लिपट गया सारा जुर। अब हम किसी तरह से ब्यास और उसके आगे के इलाकों तक ही हैं, रावी तक। अब हम रावी के अराउंड चुपचाप सुन्न होके खड़े हैं। हमारा फ्रंटियर और नैरो डाउन हो गया। लेकिन अब यहां पर बैठ गए हैं मंगोल, और इसके बाद वो अपने आप को किसी न किसी सूरत में आगे बढ़ाने का प्रयास तो करते ही रहेंगे, तो वो रुकेंगे नहीं। तो बैरम शाह के समय की यह एक दास्तां कि 1241 में मंगोलों का एक आक्रमण होता है, जिसमें उन्हें इल्तुतमिश के समय में जो असफलताएं मिली उनके मुकाबले एक सफलता मिलती है। लाहौर और पंजाब की मेन राजधानी, जो 3 तुर्किश रूलरों की शासन की गद्दी बनी रही थी, सीधे चली गई मंगोलों के हाथ में। क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो फिर कैसे करते हैं। तो बहरम शाह को इंट्रीग्स के साथ मार दिया जाएगा। मारने के बाद ये बेटा था, आगे बहरम शाह का बेटा और इल्तुतमिश का ग्रैंडसन गद्दी पे बिठाया जाएगा, जिसका नाम है मसूद। जिसका नाम है मसूद।
क्लियर है जी। अब ये मसूद भाई साहब जब गद्दी बैठेंगे, इनका टाइम है 1242 से लगभग 1246 तक। तो 4 साल इनके और 2 साल उनके, टोटल 6 साल का रूल है रजिया सुल्तान के जाने और नसीरुद्दीन महमूद के आने के बीच का, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के आते ही बलबन एक्टिविटी में आ जाएगा। ये मसूद का समय पता लग गया। अब मसूद बेइंतहा दीवानगी में डूबा हुआ इंसान है, पियक्कड़ आदमी है और इसकी कुछ अपनी ही तरह की हरकतें हैं। इसको जो इसके जो चहलगानी या अदर नोबल पर्सन है, इसको मजा आता है उन्हें तरीके से कॉन्स्पिरेसी से मारवा देने में। तो एक तो शराब पीता है, एंजॉय करता है, और अपने नोबलों को मरवाता है, मजे लेता है। और नोबल कह रहे हैं कि साला मारते चला जा रहा है हम लोगों को, एक दिन सबको पनाह करेगा ये। तो तरीके से सब कुछ कर करा करके मसूद को भी अंदर डाल देते हैं जेल में, इसका पत्ता साफ कर देते हैं और फिर गद्दी बैठेगा नसीरुद्दीन महमूद। और ये कौन है? ये भी बेटा है सीधा इल्तुतमिश का। तो बैरम शाह बेटा था, मसूद पोता था, अब आगे नसीरुद्दीन महमूद फिर से बेटा ही है। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद गद्दी बैठेगा, इसको भगवान की कृपा से 20 साल शासन करने का मौका मिला, जिसमें इसने कुछ नहीं किया, सब बलबन ने किया है। और ये बस बैठ चेंज कर रहा था, जो कर रहा था वो भी बताऊंगा। अब बात आती कि मसूद के समय में क्या हुआ, समझो। मसूद के समय में 1245 मंगोलों का अगेन आक्रमण। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए ध्यान से समझिए, मंगोलों ने अपने लीडर मंगू, ये सारे बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, काकड़ फिर मत कहना क्वेश्चन नहीं हो रहे सॉल्व हमसे प्रीलिम्स में। मंगोलों ने अपने लीडर मंगू के अधीन 1245 पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार इनका सामना होगा एक बहुत ही ताकड़ जर्नैल जिसका नाम है बलबन। बलबन ने लाइटनिंग स्पीड के साथ रिस्पॉन्ड किया और सीधा दौड़ा है उस तरफ, और मंगू की जो धज्जियां उड़ाई हैं, दोबारा उन्होंने कभी मुंह करने का नाम नहीं लिया भारत की तरफ। बिल्कुल दिमाग सेट कर दिया है, वो फरार करा दिए गए। तो मंगू का आक्रमण, लाहौर से आगे बढ़ाना, रावी नदी से आगे बढ़ने का उसका सपना वहां पर खत्म कर दिया गया। लेकिन skirmishes होते रहेंगे ना, क्योंकि वो लाहौर में बैठे हैं और वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो बाज आने वाले इंसान है नहीं। तो वो फिर वहीं से कंसंट्रेट हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आक्रमण हुआ है 1245 में, और ये आक्रमण हुआ है किसके समय में? मसूद के समय में। इसको रिपेल किया है किसने? बलबन के द्वारा। मंगू का ये आक्रमण डन है जी। आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही, इसको भी अंदर डाल दिया गया। ये मरवाता था अपने नोबलों को, मजे लेता था, एंजॉय करता था। उसके बाद अब गद्दी पर बैठा है नसीरुद्दीन महमूद, नसीर उद्दीन महमूद। तो ये 1246 से 1246 से 1266 तक गद्दी पर रहेगा, 20 साल तक। और इसके गद्दी पर बैठने पर इसका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है बलबन। बलबन इसका प्राइम मिनिस्टर है। ओके जी, इतनी कहानी थी। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में क्या खासियतें हैं वो सुन लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत ही पियस, बहुत ही काइंड और बहुत ही पीस लवर पर्सन था ये। इसके इस एटीट्यूड को देखते हुए इसे एक नाम दिया गया है, वो है दरवेश। एक क्वेश्चन आएगा कि सल्तनत रूलरों में दरवेश कैसे कहा गया है, और आप कभी चित्त चेता भी नहीं सोचेंगे कि वो नसीरुद्दीन महमूद हो सकता है, क्योंकि सतीश चंद्र और अदर बुक्स में तो इसका नाम तक भी नहीं दिया उन्होंने। ये सिर्फ डिटेल की बात, तो क्रॉनिकल में मेंशन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दरवेश कौन था। ये था, पता क्यों था? ये जनाब एक सिंगल रुपया भी राज्य के कोष से नहीं लेते थे अपने खर्चे के लिए, एक चवन्नी नहीं लेते थे। ये सुबह से शाम बैठ के कुरानें लिखते थे और कुरान की कॉपियां बेच बेच के जो पैसा आता था उससे अपनी जिंदगी बिताते थे। तो ये दरवेश थे। आम गरीब गुरबे को जब कोई आता था, जितना कुरान बेच के कमाया होता था सब दे देते थे। बहुत ही काइंड हार्टेड थे। इनसे आज दिन तक किसी का दुख देखा ही नहीं गया, कुछ बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जितने लोगों ने इनके खिलाफ नाफरमानियां की या किले के खिलाफ एक बार माफी मांगी तो उनकी जान बख्श दी कि जाओ कोई बात नहीं। और जिस समय ये माहौल चल रहा है कि मंगोलों के आक्रमण है, भारत में राजपूत, बंगाल बिहार प्रोविंस के गवर्नर और अदर रूलर्स ऊपर से अपने ही नोबल फन फैलाए बैठे हैं, उन दिनों में दरवेश तो हमें नहीं चाहिए। और ये दरवेश भाई साहब गद्दी पे बैठे हुए हैं। ऐसे में 20 सालों में इन्होंने जो धज्जियां उड़ा दी गद्दी की, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन किसी तरह से ये बचे हैं, क्योंकि आगे खड़ा है बलबन।
और इसीलिए इन्होंने बलबन को कहा है कि भाई तुम देख लो, सारा तुम्हारे ही हाथों में है, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। ठीक है, फोन तो नहीं आया। ठीक है, ये इनके बारे में इतनी जानकारी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा इनके बारे में पढ़ोगे तो खुद भी वही हो जाओगे। अब हम आगे का पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट बंदा है बलबन। देखे हैं बलबन क्या करता है। बलबन बलबन को इतिहास में एक खास तरह के टाइटल से जाना जाता है, और वह टाइटल है उलुग खान। देखिए उलुग खान जो होता है ना, ये टाइटल बहुतों को मिला है, और ये उलुग खान का मतलब ये होता है द टॉप चीफ, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का जर्नैल। यही उलुग खान टाइटल किसको मिला था, याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक को, तो वो भी उलुग खान कहलाता है। ठीक है, उलुग खान सभी जोड़, अलाउद्दीन खिलजी भी जोड़ लेता उलुग खान, लेकिन पहला उलुग खान यही है, और इसको मेजोरली उलुग खान से जाना जाता है। उसका रीजन समझा देता हूं। बलबन के बारे में जिक्र करते हैं। बलबन बलबन जो कि उसका एक टाइटल है, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन क्या है, अगर ध्यान से समझा जाए, गयासुद्दीन बलबन क्या है। गयासुद्दीन बलबन अलबरी ट्राइब से बिलोंग करने वाला एक शख्स था। अल्टीमेटली इसे बेच दिया गया मंगोलों के द्वारा। अलबरी ट्राइब से बिलोंग करने वाला था, उन्होंने जब आक्रमण किए वहां पे ये उन्हें मिले, और उन्होंने इनको उठा करके बेच दिया बसरा शहर के एक व्यापारी को। तो बसरा शहर का व्यापारी इन्हें भारत लाया बेचने के लिए, तो इल्तुतमिश ने इन्हें खरीदा नहीं। उन्होंने अगल बगल वाले सारे दास खरीद लिए, इन्हें नहीं देख खरीदा। इनके दुबले पतले शरीर को देख करके, इनकी हाइट के बोनेपन को देख के, तो ये रोने लगे, और इन्होंने इल्तुतमिश को कहा कि तुमने इन बाकी सबको क्यों खरीदा है, रोते हुए कहा। तो इल्तुतमिश ने हंस के कहा कि अपने लिए। तो कहता फिर मुझे खुदा के लिए खरीद लो। तो फिर अल्टीमेटली इल्तुतमिश को ये बात लग गई कि इतनी ताकड़ बात कह दी इस बंदे ने, तो खुदा के लिए उसको खरीद लिया, और बलबन खरीदा गया। अब खरीदवाने के बाद बलबन से क्या करवाएं, तो बलबन की ड्यूटी है पानी पिलाना। तो बलबन बिश्ती है। कौन है, बिश्ती। बिश्ती जो पानी पिलाता है। तो बलबन पानी पिलाया करता था। पानी पिलाते पिलाते इसकी लॉयल्टी कई तरह की, मतलब चेक करना इल्तुतमिश ने कि देखते हैं इसको थोड़ा इरिटेट करके, ये करके, लेकिन बलबन की हम्बलनेस, बलबन की लॉयल्टी, और अपने सरदार के प्रति, अपने रूलर के प्रति उसकी जो एक ईमानदारी है, इल्तुतमिश धीरे धीरे उसका कायल होने लगा कि ये आने वाले समय में मेरा सिपह सलार बनेगा। धीरे धीरे उसे रेज कर दिया गया, और उसे शिकार खाने का अध्यक्ष बना दिया गया, माने लीडर ऑफ द शिकार बना दिया गया। आई बात समझ में। शिकार खाने का अध्यक्ष बनाया जब गया, तो उसने जम के संपर्क बनाए, अच्छे से जंगलों में हंटिंग करी, सारी चीजों की खबरें रूलर को ला करके दी, सब कुछ मैनेज किया अच्छे से, ये सब सही चल रहा था। ऐसे में इल्तुतमिश का लुढ़कना तय था। इल्तुतमिश का तो काम हो गया। अब इल्तुतमिश के काम हो जाने के बाद रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी है, तो रजिया सुल्ताना की गद्दी पर बैठने पर इसने रजिया सुल्ताना का बहुत साथ दिया। अब स्ट्रेंथ तो तभी मिलती है ना इनको जब रूलर वीक पड़ता है। इसने रजिया सुल्ताना का बहुत समर्थन दिया, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब रजिया सुल्ताना ने अबिसीनियन पर्सन किसको, जलालुद्दीन याकूब को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, क्योंकि तब तक बलबन तुर्कान चहलगानी का हिस्सा बन चुका था और इंपॉर्टेंट हो चुका था। लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये रजिया इस अबिसीनियन को इंपॉर्टेंस देती है। तो बलबन सबसे मेन बंदा था, इसने कॉन्स्पिरेसी हैच की उसके अगेंस्ट, रजिया सुल्ताना को गिरा के मरवा देने में इसका मेन हाथ था, और इसने बैरम शाह को वादा किया कि मैं तुझे गद्दी पे बैठाऊंगा। बैरम शाह को इसने बैरम शाह जब गद्दी पर बैठा है, वो इससे खुश हो गया, कहता मतलब तुमने तो मेरा दिल ही लूट लिया है, इतना मजेदार तुमने हरकत की है। तो बैरम शाह ने गद्दी पर बैठने के बाद इसे गवर्नरशिप दे दी हंसी और बदाऊं की। अब यह गवर्नर बना है। अब ये गवर्नर बना, इसने बेइंतहा काम किया, गवर्नर बनके बेइंतहा काम किया। ये बहुत काइंड, लोगों में बहुत फेवरेट था, बेनेवलेंट एटीट्यूड था इसका, जनता इसे सराहने लगी, ये नजरों में आने लगा। जर्नैल के तौर पर युद्ध जितने उन्हें कैंपेन होने, मेन हो जाने, इतने में बहरम शाह लुढ़का और मसूद गद्दी पर बैठा। मसूद के गद्दी पर बैठने पर जब 1245 में इसने मंगोलों की बैंड बजाई, फिर ये पूरी सल्तनत में हीरो बन गया था। अल्टीमेटली इसने आगे आके चुनौती ली कि मैं मंगोलों को खदेड़ूंगा। किसी को यकीन नहीं था कि तू वो मंगोल जिससे सब थरथर कांपते हैं, जिनको ऐसा कहा जाता है कि वो चंगेज खान खुद को कहता था कि मैं भगवान का प्रकोप हूं,
मैं इस पृथ्वी पर भगवान का क्रोप हूं, तुमने जितने कांड किए हैं पूरे रूलरों ने पूरे वर्ल्ड में, मैं सबका नाश करने आया, भगवान ने भेजा। और सब मानते भी थे, कहते सफेद चमड़ी में ये काला बादल है, ऐसे नाम उसके थे। तो कुल मिलाकर के उन मंगोलों को खदेड़ देना, जब वापस आया बलबन आ रहा था तो चढ़ाई चारों तरफ थी, और राजा खुद मसूद अब जाना जा रहा है बलबन से, तो मसूद ने उसको बोला इधर आओ, आज से तुम उलग खान हो, द टॉप चीफ। तो वो उलग खान हो गया उसी दिन से, और अब सभी उसको देख रहे हैं, डरेंगे नेचुरली। बाकी के तुर्क जो दिल्ली में बैठेगी, बेटा अभी बलबन को अभी उड़ा के आया मंगोलों को, हम चूं चपड़ करेंगे तो हमें तो उड़ा ही देगा, जो मंगोलों को खत्म कर सकता है हम क्या उसके सामने। तो एकदम से पावरफुल हो गया और लॉयल्टी नहीं छोड़ी, बिल्कुल मसूद के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में मसूद मरवा रहा है सबको बारी बारी, और इसको पता है, ये खाली देख रहा है कि मसूद थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ी और एक्टिविटी करे, फिर तरीके से इसको हटवा करके पोता गद्दी पे बैठा है तो चाचे ताए को बर्दाश्त हो रहा होगा नसीरुद्दीन महमूद को कि कौन गद्दी पे बैठ गया मतलब है, और मैं मतलब इधर उधर गवर्नर बन के। तो बस ये चाह रहा है कि एक बार माहौल बन जाए, फिर महमूद को फोन करूंगा कि बेटा चाहता है गद्दी पे बैठना, बैठाता हूं तेरे को इसको अंदर करा के। माहौल पूरा पक गया, बन गया। महमूद को बोला गद्दी तेरे को मैं दिलाऊंगा, वादा रहा, लेकिन तुझे पता है ना फिर क्या करना है। तो उसने कहा वही करना है जो आप चाहते हैं। महमूद को गद्दी पे बैठाया और प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 20 साल तक अब अपने इसने महमूद को कैसे पपेट की तरह यूज किया है वो हम सुनेंगे और देखेंगे। सारा ग्राफ क्लियर हुआ इसका, एक बंदा एक दुबले पतले स्लेव से प्राइम मिनिस्टर कैसे बना, तो मतलब कुछ भी पॉसिबल है ना। आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं क्या चैलेंजेस होंगे गयासुद्दीन बलबन के सामने। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज जिससे उन्हें निपटना था वो थे तुर्किश नोबल। तुर्किश नोबल से उन्हें निपटना बहुत जरूरी था। भाई कोई भी तुर्किश नोबल इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसके साथ का एक ऑफिस बियरर सीधे सीधे मोनार्की की पोजीशन तक पहुंच चुका है। तो एक बात याद रखना, डे वन से ही इल्तुतमिश के समय से जब कुतुबुद्दीन ऐबक चले जाते हैं उसके बाद से ही मोनार्की के बीच में और तुर्किश नोबल के बीच में एक टसल रही थी कि गद्दी को लेकर के हमेशा दोनों ही पावर में रहना चाहते हैं। तो मोनार्की हमेशा कसमकश में रही कि तुर्किश नोबल को टैकल कैसे किया जाए, और तुर्किश नोबल्स ऑलवेज काफी स्ट्रांग रहे। क्या रीजन हुआ करते थे इसके? जो तुर्कान चहलगान हुआ करते थे, ये तुर्कान चहलगान का जहां डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वहीं पर पूरी की पूरी सल्तनत जो डिफरेंट डिफरेंट इक्तादारों में बटी हुई थी, ये इक्तादार के पास फीफ या फिर आप कह सकते हैं लैंड इतना अधिक आ चुका था जिसकी वजह से ये काफी एरोगेंट हो चुके थे और इन्हें सीधा सीधा समर्थन मिलता था चहलगानों का। तो चहलगान इन इक्तादारों के साथ मिलकर खुद को मजबूत करते थे। आप कह सकते हैं कि इक्तादार चहलगान के साथ मिलकर मजबूत करते थे। ये जो सल्तनत पीरियड था ना, इस पीरियड में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सेक्शन आप कह सकते हैं द बिग मुस्लिम जमींदार्स। बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम हैं इनको असाइनमेंट्स या फिर लैंड एलोकेट होता था और ये ग्रेजुअली बड़े लैंड लॉर्ड्स, बड़े लैंड होल्डर्स, लॉर्ड कहना गलत है, लैंड होल्डर्स में कन्वर्ट हो गए। और ये लैंड होल्डर के साथ सीधा सीधा नेक्सस रहता था इन चहलगानों का। तो लैंड होल्डर्स के पास बेइंतहा वेल्थ, पावर, और चहलगानों के पास बेइंतहा पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन बनता था चहलगानों का, यानी कि तुर्किश नोबिलिटी का, एंड द लैंड होल्डर्स। ओके, इस कॉम्बिनेशन की वजह से चहलगान काफी इंफ्लुएंस रख लेते थे मोनार्क के ऊपर, क्योंकि मोनार्क को अपने आप को चलाने के लिए नोबिलिटी चाहिए, और नोबिलिटी का होल्ड है लैंड होल्डर्स पे एंड आप कह सकते हैं इक्तास पे। आई बात समझ में? तो क्योंकि नोबिलिटी के माध्यम से ही प्रशासन मैनेज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें होती हैं, पावर एंड वेल्थ। तो जहां तक पावर की बात है ये ऑलवेज वेल्थ से डिराइव होती है। तो पावर तुर्किश नोबल के पास है क्योंकि जो वेल्दी सेक्शन है लैंड होल्डर्स का, ऑफिसर्स का, इक्तादार्स का, उनका समर्थन ऑलवेज इन तुर्किश नोबल्स को रहता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनके माध्यम से मैनेज होती थी। तो इसी वजह से ये जो मोनार्क है
ये कहीं ना कहीं इन तुर्किश नोबल्स के हाथों एक पपेट का रोल प्ले कर जाता था या उनके कहीं ना कहीं अधीन रहता था। ये टसल रहता ही था मोनार्की का एंड नोबल्स का। आप देखिए आरम शाह इसी तरह से गद्दी पे आया। इल्तुतमिश को इनसे फाइट करने के लिए नोबिलिटी से अपने एक ग्रुप बनाना पड़ा, द ग्रुप ऑफ 40 तुर्कान है चहलगान। और ये चहलगान इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि रजिया को बैठाएं या ना बैठाएं, तो कभी रजिया के पहले इन्होंने रूलर बैठाया रुकनुद्दीन फिरोज, है ना, रुकनुद्दीन फिरोज बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान उसकी मदर। फिर रुकनुद्दीन फिरोज गया तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब रजिया को बैठाओ। रजिया गई तो फिर इन्होंने डिसाइड किया बहरम शाह को बैठाओ। बहरम शाह चला गया तो इन्होंने डिसाइड किया मसूद बैठा दो। मसूद गया तो इन्होंने बैठा दिया नसीरुद्दीन महमूद को। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली दे आर द, ये हैं कैबिनेट मंत्री और सारे आईएएस पीसीएस अफसर इनके अंडर। और आईएएस पीसीएस अफसरों के पास है सारी ताकत, सारे रेवेन्यू कलेक्शंस, तो अल्टीमेटली दे आर इंपॉर्टेंट। और मोनार्क को इनका समर्थन चाहिए था। मोनार्की को सुप्रीम पोजीशन तक ले जाने का काम किया है बलबन ने और पूरी तरह से क्रश कर दिया इन तुर्किश नोबल्स को। ये इसकी सबसे बड़ी विजय थी क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसको सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज था तुर्किश नोबल्स के द्वारा। इन्हीं की कमर इसने सबसे पहले तोड़ी है। क्लियर है ये बात। सेकंड एस्पेक्ट, बलबन के सामने सेकंड सबसे तगड़ा थ्रेट उस समय जो हुआ करता था वो थ्रेट हुआ करता था इंटरनल रिबेलियंस। इंटरनल रिबेलियंस, अब आ जाइए समझते हैं इसको। इंटरनल रिबेलियन कभी भी ऐसा मत समझना कि इट इज अ काइंड ऑफ हिंदू रेजिस्टेंस। अब कुछ बुक्स में ये गलत है। यहाँ पे सतीश चंद्र ने बहुत अच्छा व्यू पॉइंट रखा है कि ये, और इस पे क्वेश्चन मेंस का है कि क्या जो इंटरनल रिबेलियंस 13वीं सेंचुरी में मुस्लिम सल्तनत रूलरों को झेलने पड़े उसे आप एक तरह का हिंदू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन रूलर कह सकते हैं? समझते हैं कैसे? इंटरनल रिबेलियन अपने ही तरह का था। किस तरह का ये इंटरनल रिबेलियन था? सबसे पहले भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो शुरू से ही रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी के तौर पे जमीनों का लाभ उठा रहा था, वो था भारतीय जमींदार। और इनको अब प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी जमींदारी जाती गई, चली गई, इनके राइट्स खत्म और अब आ गए इक्तादार। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि फॉरेनर अब यहाँ पे बैठे, तो ये चाहिए ये दौड़े, भागे यहां से। दूसरा सेकंड एस्पेक्ट, आप यहां तक अंदाजा लगा लीजिए कि अकबर के द्वारा फरमान भेजे गए थे कि राजपूताना मेरे अधीन आ जाए, तो आमेर के राजा भारमेल की बेटी के साथ हरखा देवी से विवाह हुआ, यानी कि जोधा भाई। तो मतलब राजपूताना तो कभी कब्जे में था ही नहीं। राजपूताना के ऊपर सल्तनत का जब भी रूल रहा है तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट रूल है, इनडायरेक्ट सा रूल है। इसको एक समय के लिए डायरेक्ट किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, एक समय के लिए डायरेक्ट किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद ये फिर अगेन पेरेनियली इनडायरेक्ट है। राजपूत रूलर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूट के लिए अग्री कर जाते थे लेकिन रहते रूलर ही थे। आप इमेजिन करिए कि बलबन का समय है और अभी तक भी ईस्टर्न राजस्थान के मेजोरिटी ऑफ द एरिया, जैसे जालौन का इलाका, जैसे नंदान का इलाका, जैसे अजमेर का इलाका, अलवर, यहां पर अभी भी कौन से रूलर हैं? चाहमान चौहान, अभी भी उन्हीं के वंशज हैं। तो कुल मिलाकर के राजपूताना हमेशा से एक तरह के ट्रिब्यूटरी मैकेनिज्म के माध्यम से इनडायरेक्टली ही रूल होता रहा। तो जब जब केंद्र में सत्ता कमजोर पड़ी है इन्होंने फन उठाया है और विद इन अ सेकंड सबसे पहले यही अपॉर्चुनिस्ट होकर खुद को इंडिपेंडेंट कराते थे। तो बहुत बड़ा थ्रेट इनके द्वारा रहा है। तो इंडियन रूलर्स, जिनमें अब उस समय मराठा तो होते नहीं थे, मेन ताकत कौन सी हो जाएगी उस समय में? आप लिख सकते हैं राजपूत। तो राजपूत अलग अलग एरिया के, चाहे वो बुंदेलखंड के थे, चाहे वो ईस्टर्न राजस्थान के हुआ करते थे, और चाहे वो चालुक्य रूलर हुआ करते थे, ये सारे चंदेला वगैरह जितने भी हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिबिलियन में जो सबसे बड़ा थ्रेट था भैया, इनके खुद के गवर्नर्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स। विद इन अ मिनट ये खुद को खड़ा कर लेते थे। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है बंगाल बिहार का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को ऐसा लगता था कि मुझ तक पहुंचने के लिए एक तो किसी तरह का कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं। वो क्यों, मैं समझा दूंगा। सेकंड एस्पेक्ट, उसे लगता था बलबन किसने लिया? इल्तुतमिश ने खरीदा हुआ, और उसके बाद इतना लंबा समय बीत गया, अभी भी बलबन ही है। तो बलबन तो उम्रदराज होगा ना, बूढ़ा। तो बंगाल के रूलर को लगता था कि बलबन बूढ़ा साला मेरी तरफ कहाँ ही आएगा,
अब तो मरेगा खटिया पे पड़ा पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था बलबन है वो, तो जब चढ़ाई करेगा वो भी बताऊंगा। इस वजह से सबसे ज्यादा नाक में अगर किसी ने दम किया है तो ये बंगाल ने किया है। और सेकंड सिंध के गवर्नर, तो सिंध के गवर्नर बंगाल के गवर्नरों ने फन उठा लिया और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तरह के प्रोविंशियल गवर्नर्स ने बहुत तंग किया, तो दूर क्या जाना है, आसपास के इलाकों में भी नाक में दम कर रहे थे। ठीक है, दूसरा तीसरा, अंत पैमाने पे ब्रिगेंड्स, जो खदेड़े हुए उखड़े हुए रिफ्यूजी से लोग हैं, कुछ पट्टी राजपूत जिनको लबदा ही नहीं किधर जाना, कभी मुल्तान में घुस जाते जाके बैठ के, कभी किधर चले जाते, कुछ ये वाले राजपूत। तो दिल्ली मेवात का इलाका, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर मेवात का, वहां पर राजपूत जो कि एक तरह के ब्रिगेंड है, ये बैठे हुए, इनको कहा गया मेवाती। ये मेवाती इतने खतरनाक हुआ करते थे कि रोज दिहाड़ी बस दिल्ली शहर में घुस के इन्होंने बस जाके जो भी बर्तन पड़े व्यापारियों को उठा के फेंक देने, चलते फिरते घोड़े पे लड़कियों लफेड़े मार देने, थप्पड़ डांगे मारनी, इधर उधर शैतानियां करनी, चलते हुए वो जो परछत्ती सी आगे दुकान के छांव के लिए उसके बांस खींच देने, मतलब इतना तंग करना इन्होंने। रातों को आगे लोगों के घरों पे पत्थर मार मार के दौड़ना कि 12 दोपहर वाली प्रेयर के बाद, दोपहर वाली नमाज के बाद दिल्ली के गेट बंद कर दिए जाते थे कि बंद करो साले आएंगे। मेवाती बहुत खतरनाक। 20 दिन तक पर्सनली खटिया डाल के जंगलों में बैठ के, इनको लगा कौन ही आए, क्यों ही कितना ही कर लेगा हमारे खिलाफ कुछ। 20 डेज तक जंगलों में खटिया डाल के सारे जंगल कटवा दिए बलबन ने, और सारे ही निकट कर दिए ढूंढ के, कल्ले कल्ले को चुन चुन के मारा। ऐसा डर पैदा किया कि 100 साल तक कोई बैंडेड खड़ा नहीं हुआ मुड़ के। ये बलबन की कलाकारी थी। आई बात समझ में? तो इस तरह के इंटरनल रिबिलियन बहुत तंग करते थे। ये 4 तरह के रिबेल देख लिए, तो आपको लगता है ये हिंदू रेजिस्टेंस है? नहीं। क्यों? सबका नेचर और सबका ऑब्जेक्टिव अलग था। जमींदार को अपना लाभ था मुनाफे वाला, ये इंडियन राजपूत रूलरों को अपनी सॉवरेनिटी प्यारी, ये गवर्नर अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हम आजाद हो जाए, और उसके बाद ये मेवाती है, ये लूटपाट का बाजार गर्म करके मजे जीना चाहते हैं। ये सब तो छोड़, ये गंगा यमुना दोआब का इलाका, इसको छोड़ दीजिए। जितने भी उस टाइम तक जितने भी रोड थे, कोई रोड सेफ नहीं था, सारे इतने घातक तरीके से खराब हो चुके थे। तो हाईवे रॉबर्स ने अंत मचा रखा था। हाईवे डेकॉइट्स एंड रॉबर्ट्स ने, रॉबर्ट नहीं रॉबर्स, डेकॉइट्स। डकैत क्यों नहीं लिखते यार, ये कितना अच्छा लगता है डकैत, DAKAIT, डकैत, है ना। डेकॉइट्स अंग्रेजों का शब्द है, ये भी बदलो, जैसे नाम बदल दिया इलाहाबाद का, है कि नहीं। इंग्लिश भी बदल दो, सारे शब्द बदल दो। तो ये है सिस्टम। तो सारे हाईवे इन्होंने, चुप, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। ये सारे नाम, ये सारे रास्ते इनके द्वारा खड़े होते थे, रॉबर्स एंड डकैत। इनसे निपटना कोई आसान काम नहीं था। पहले तुर्किश नोबल, दूसरा इंटरनल रिविलियन, तीसरा मंगोल मेनेस। मंगोलों ने तो समझ लो कसम ही खा ली थी जैसे आत्म मचाने की, और वो अभी समझ आएगा आपको जब मैं आपको समझाऊंगा। बेइंतहा आक्रमण बलबन के समय में, ये बलबन ही था जो सहार गया मंगोलों को इतने तरीके के साथ कि बलबन के लुढ़कते ही मंगोलों ने धज्जियां उड़ा के रख दी इंडिया की। और जब जब केंद्र का रूलर वीक पड़ेगा तब तक मंगोलों की हालत होगी। मोहम्मद आगे आने वाले समय में, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम तो 1320 में खिलजी खत्म हो जाएंगे, 1351 तक जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय जो रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कांड बहुत सारे हो चुके होंगे। उसके बाद इतना तो वीक हो जाएगा सारा सिस्टम कि फिरोज शाह तुगलक के जाते ही 1388 में लुढ़केगा। फिरोज शाह तुगलक के जाते ही बाहर से फिर आक्रमण होंगे, इसलिए 1398 में तैमूर धज्जियां उड़ा देगा दिल्ली की और रेड करके चला जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता होते हुए कोई सेंट्रल एशिया से आता है और रेड करके चला जाता है। इतना ही धन वो लेके जाएगा जितना कभी गजनी लेके गया था। जैसे उसने भारत के धन से गजनी बनाया, ये भारत के धन से समरकंद बनाएगा, याद रखना, ठीक है। समरकंद की मस्जिदें, इसका मकबरा भी वहीं पे बना हुआ है, टॉम। ओके, इतनी कहानी ये समझ आ गई। तो मंगोल, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये बारी बारी इन सबको सेट कैसे करेगा, 1 बाय 1 सबकी सेटिंग करेगा। अब कहानी को समझने का प्रयास करें कि कैसे बलबन बारी बारी हर चीजों को सेटल करता है। सबसे पहला मुद्दा है तुर्किश नोबल्स। तो ये इनको किस तरह से टैकल करेगा, धीरे धीरे करके ये बारी बारी सभी तुर्किश नोबलों को सेटल करेगा। टेक्निक समझिए कैसे। जब नसीरुद्दीन महमूद का समय हुआ करता था तो उसके टाइम पर ये गद्दी पर बैठा हुआ था।
तो सबसे पहली एडवांटेज इसको क्या मिली, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है, इसने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था। तो ये नसीरुद्दीन महमूद का सौरा भी था। इसकी वजह से इसकी एक तो पोजीशन इस वजह से स्ट्रेंथेंड होगी कि सौरा साहब हैं मुगल सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के रूलर के सौरा साहब हैं। सेकंड एस्पेक्ट है, बड़ी ही एफिशिएंटली ये वर्क कर रहा था, लेकिन जब आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करते हो ना, फिर आपको एक भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो बलबन को बर्दाश्त नहीं थी। तुर्कान चहलगानियों पे भारी पड़ रहा था, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने कान भर भर के नसीरुद्दीन महमूद के वहां पर नया